नमस्कार। आजकल देश में दो मुद्दे छाए हुए हैं। पहला हाथरस, दूसरा बिहार इलेक्शन। मुद्दे तो भी कई सारे हैं। किसानों की समस्याएं, जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, कहीं कहीं अभी चल रहा है, कहीं कुछ खबरों के बीच में छुप गया है, कुछ टीवी वालों ने छुपा दिया है, और कुछ टीवी पर अभी भी सुशांत राजपूत और ड्रग्स का मामला चल रहा है। इस बीच में मैं जो कुछ दिन से देख रहा था कि अमित शाह बिल्कुल परिदृश्य से गायब हैं, बिल्कुल गायब स्थिति में हैं, और पिछले लगभग 2 महीने से उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही, कई बार हॉस्पिटल गए। तो मुझे लगा कि शायद वो अभी छुट्टी पर है, रेस्ट पर हैं। लेकिन कल कुछ माध्यमों से खबर आई कि जो अभी बिहार चुनाव चल रहे हैं उसमें जो चिराग पासवान हैं, उसमें जेपी नड्डा के साथ लगभग उनकी 10 मुलाकात हुई, और इन 10 मुलाकातों में कुछ मुलाकातों में अमित शाह भी शामिल हुए। और जो जिस प्रकार का परिदृश्य जाकर के अब बन रहा है बिहार के चुनाव में, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी अलग से चुनाव लड़ने जा रही है और नीतीश कुमार को एक प्रकार से बर्बाद करने की तैयारी बीजेपी ने की है, तो उसमें मुझे लगा कि जब अमित शाह उस मीटिंग में शामिल थे, और अमित शाह के और मोदी के दिमाग की ये उपज है कि हमको इस प्रकार से चुनाव लड़ना है वहाँ पर, तो मुझे समझ में आया कि कुछ लोगों की इस विषय पर बात करें कि अमित शाह का वास्तव में उनकी सोच क्या है, और किस प्रकार से अब देश को उनको समझ लेना चाहिए कि देश इन लोगों के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता है। कुछ लोगों की सोच जिस प्रकार की होती है, वो उसी सोच के सहारे अंतिम समय तक काम करते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा, बहुत से लोगों के साथ समाज में ऐसे होते हैं। अब तो थोड़ा सा सामाजिकता थोड़ी सी लोगों में कम हो गई है, लेकिन पहले सामाजिकता होती थी, आज गांव में आज भी होती है। जो युवा पीढ़ी है वो अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बोला जाता था गांव में कि बूढ़ा हो गया है, लेकिन इसे समझ नहीं आई, ये सुधरा नहीं, पहले जैसा है आज भी। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जिनकी सोच होती थी वो गांव में इधर से उधर लगाना, इसकी उस पर लगाना, लोगों के बीच में लड़ाई करवा देना, लोगों के बीच में सामंजस्य उनका ख़राब कर देना, परिवार तोड़वा देना। इस प्रकार के कुछ गांव में तत्व होते थे, और वो जो शुरू से करते थे अपनी जवानी के समय से, जब वो बुज़ुर्ग हो जाते थे उस समय भी वो लोग इसी अपनी संस्कारों के साथ, अपनी सोच के साथ चलते रहते थे। और उनमें इतनी खूबी होती थी कि उनको लोग जानते थे गांव में कि ये इस प्रकार का है, और इस प्रकार की इसकी सोच है, इस प्रकार की ये काम करता है, परिवारों को तोड़वा देता है, दोस्तों में लड़ाई करवा देता है। लेकिन फिर भी उनके अंदर खूबी होती थी इस प्रकार से कि वो कुछ ना कुछ जाल फैला करके, और जो लोग उनके झांसे में पहले से नहीं आए, नई पीढ़ी को, नए आदमियों को उसको झांसे में ले लेते थे, उसका इस्तेमाल कर लिया करते थे। अमित शाह मुझे उसी सोच के व्यक्ति लगे। उनके पास आज की तारीख में गृह मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, और पिछले 4 महीनों से, लगभग 5 ही महीने मान लीजिए अब तो, चीन से हमारा विवाद चल रहा है। अभी आपने पिछले 5 महीनों में एक भी विषय पर अगर आपने अमित शाह का कोई बयान, कोई चर्चाएं, कोई उनकी सक्रियता कहीं दिखाई पड़ी हो, तो आप याद करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। ठीक है, वो गृह मंत्रालय है, उनका जिम्मेदारी भारत के अंदर की उनकी सुरक्षा, सामंजस्य और यहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की है। लेकिन इस विषय पर भी मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आया कि उन्होंने कभी कोई मीटिंग, बैठक की हो, या उस पर कोई आदेश दिया हो, या उस पर कोई चर्चाएं की हो, या कोई ऐसा बयान दिया हो जिसमें लगा हो कि देश के किसी भी कोने में अगर कोई माहौल ख़राब है, जैसे यूपी में है या बंगाल में है या अन्य क्षेत्रों में किए गए हैं और करवाने का प्रयास किया गया है, उस प्रकार से उसमें उन्होंने कहीं किसी प्रकार की अपनी सक्रियता दिखाई हो, अधिकारियों के साथ बैठक की हो, मुझे नहीं लगता। अंतिम जो सक्रिय रहे वो झारखंड चुनाव में रहे, और उसके बाद कभी कभार वो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में तब दिखाई दिए जब वो 1-2 बार बिना किसी नेता और अधिकारी के साथ प्रधानमंत्री ने बैठ के की, और वो अधिकारियों से वार्ता की, वर्चुअल एक मीटिंग की गई, और उसमें सवाल उठे कि गृह मंत्री इसमें उपस्थित नहीं है, शायद उनका स्वास्थ्य ज़रूरत से अधिक खराब है,
तो वो एक अपने ऊपर जो एक बातें फैल रही थी उसको दूर करने के उद्देश्य से वो कभी कभी प्रधानमंत्री के पीछे बैठे हुए नजर आए, वरना उसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई इस प्रकार की चर्चाएं अभी तक नज़र नहीं आई है देश के अंदर कि उन्होंने देश की कानून व्यवस्था को लेकर के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की भागीदारी को लेकर के या अन्य किसी ऐसी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कोई बयान दिया हो जिस प्रकार के बयान उन्होंने संसद में दिए। क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और भारत के अंदर के जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसकी उनको जिम्मेदारी है। तो आप कहेंगे कि चीन से को लेकर के उन्होंने क्यों बयान देंगे, वो चीन को लेकर क्यों सक्रिय रहेंगे। तो आपको याद करना चाहिए दिसंबर के महीने में जब कोरोना का मामला नहीं आया था और लॉकडाउन नहीं हुआ था, जब NRC और CA की बात चल रही थी, इस बीच में उन्होंने संसद में एक बयान दिया था खड़े होकर के कि अब हम अक्साई चीन पर भी बात करेंगे, POK पर भी बात करेंगे। तो जब उन्होंने विदेश मंत्री नहीं हैं, रक्षा मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्रालय का ये काम नहीं था, लेकिन यदि उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उस चर्चा में और उसको आगे तक लेकर के गए, तो जब चीन ने उनके ही बयान के बाद चीन ने बताया जाता है कि उसी के बाद चीन ने रणनीति बनाई कि ठीक है, जब देश का गृह मंत्री और वो भी पावरफुल गृह मंत्री जिसको बोलते हैं वहाँ पे सत्ता का, जिसका आज की तारीख में सिक्का चलता है, जिसको बताया जाता है कि देश की जो भी चुनावी रणनीति है और जो भी आज व्यवस्था, जो आज स्थिति सरकार की है, उसमें सारी भागीदारी अगर देखा जाए तो अमित शाह की है। और वो व्यक्ति चीन को ललकार रहा है, तो चीन ने उसका जवाब देने के लिए हमारी सीमा पर ऐसे समय पर हमें परेशान करने का काम किया, जबकि हम लोग लॉकडाउन से और कोरोना से, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर अमित शाह बिल्कुल गायब होकर के और उसके बाद भी वो बीमार होने के बाद भी यदि वो चुनावी रणनीति बनाने में तो मशगूल हैं, उसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाओं में जिसमें जो भारत की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा को लेकर के चिंता होनी चाहिए थी, जिस प्रकार के भाषण वो अपने मंचों पर देते रहे हैं, और उसके उलट उन्होंने बिल्कुल जाकर के अपने आप को इन विषयों पर जिसे कहते हैं आधिकारिक रूप से अपने आप को उनसे अलग कर लिया है। ये आप सबको सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा और इस विषय को ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग जिस प्रकार की बातें भाषण में करते हैं, मंचों पर करते हैं, वो चीज़ हमें कहीं पर भी आधिकारिक रूप से नज़र नहीं आ रही है। आज स्थिति यह है कि 5 अक्टूबर कल चला गया है। 5 अक्टूबर को जो एक हमारे जो फरार हुए विजय माल्या को गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी करवानी थी, और 2 महीने पहले इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 अक्टूबर को गृह मंत्रालय जो है वो इनको विजय माल्या को पेश करें। आप सबको शायद याद होगा कि 2018 दिसंबर में ब्रिटेन की अदालत ने विजय माल्या के प्रत्यार्पण को लेकर के अपनी सहमति दे दी थी, और न्यायालय ने दी थी, वहाँ की सरकार ने नहीं दी थी। यानी कि न्यायालय का मतलब ये हुआ कि आप सरकार को मजबूरन अब उनको हमें देना पड़ेगा और हम उनको अपने यहाँ लेकर के आ सकते हैं। बड़ा दुख का विषय है कि अभी पिछले दिनों 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब जो इन्होंने सरकार ने दाखिल किया है, उसमें दाखिल जो ये किया है कि हमें ये जानकारी नहीं है कि पिछले 2 सालों में ब्रिटेन ने प्रत्यार्पण के आदेश के बाद, वहाँ की कोर्ट के आदेश के बाद, उन्होंने किस विषय पर, किस बात पर विजय माल्या को अपने यहाँ रोका हुआ है और वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चूक गृह मंत्रालय की है, बहुत बड़ी चूक विदेश मंत्री की है कि जो देश प्रत्यार्पण के लिए, जिस देश की कोर्ट प्रत्यार्पण के लिए एक व्यक्ति को आदेशित कर चुकी है, वहाँ की सरकार को आदेशित कर चुकी है, और उसके बाद हम उसकी जानकारी इस स्तर पे भी नहीं ले रहे हैं कि वो देश हमें उस व्यक्ति को क्यों नहीं सौंप रहा है, और उसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी भी गृह मंत्रालय को नहीं है, विदेश मंत्रालय को भी नहीं है। दोनों मंत्रालय, हमारी विदेश नीति फेल है, हमारे गृह मंत्रालय की सक्रियता जो होनी चाहिए थी वो फेल है, और इसका मतलब सीधा सीधा है कि विजय माल्या को गृह मंत्रालय बचा रहा है, हमारी सरकार बचा रही है, केंद्र सरकार बचा रही है, उसको लाना नहीं चाहती है। मैंने इसीलिए सवाल खड़ा किया कि गृह मंत्री आखिर हैं कौन।
और गृह मंत्री क्या हैं? अमित शाह क्या हैं? अमित शाह गृह मंत्री हैं, चुनाव प्रचारक हैं, पार्टी के आज भी अध्यक्ष हैं, या निवर्तमान अध्यक्ष हैं, या वो सिर्फ विध्वंसक व्यक्ति हैं जो सिर्फ विध्वंस करना चाहते हैं, जो समाज के बीच में तोड़फोड़ करना जानते हैं, जो समाज को जोड़ना नहीं जानते हैं, जो देश की जो सामरिक स्थिति है उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, उस पर चिंता नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने संसद को चुनाव का एक मंच समझ करके उन्होंने जिस प्रकार का भाषण दिसंबर में दिया था, उस बात को समझते हुए आज हमारी देश के सामने चीन ने जो समस्या खड़ी की है, उस समस्या पे अब वो अपना मुंह छिपाते घूम रहे हैं। तो आखिर अमित शाह क्या है? क्या वो इस देश के दुश्मन हैं, या वो इस देश के मित्र हैं, या इस देश के नागरिक हैं? वो उनको जवाब देना चाहिए कि मैं किन किन विषय पर, जिन विषय पर जब चुनावी सभाओं में बोलता हूँ, जब मैंने संसद में बोला है, तो उस विषय पर आकर के मैं सामने खड़ा भी होने की हिम्मत कर सकता हूँ। या उनको मोदी जी रोकते हैं, वो इस बात पे भी सफाई दें। आखिर इनकी जवाबदेही ना तो मोदी को लेकर के है, ना मोदी की जवाबदेही अमित शाह को लेकर के है। उन दोनों की जवाबदेही देश के प्रति है, इस देश की जनता के प्रति है। और यदि मैं अब पुनः कहना चाहता हूँ, यदि आप आज भी ये समझते हैं कि इस बड़ी समझदारी से देश चल रहा है, तो हमें नहीं लगता है। विश्व स्तर पर बहुत छिछालेदारी हो रही है। टाइम्स मैगजीन ने क्या लिखा है मोदी के बारे में वो आप समझ सकते हैं। अब वो बात अलग है कि जब आप जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के, वो अगर ये समझते हैं कि मीडिया तो ठीक है, जो लिखता है वो गलत लिख रहा है, वो जो नेगेटिव लिख रहा है, तो अगर नेगेटिव लिख रहा है तो आपको उसमें भी आकलन करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके समर्थन में लिखता है और आपको बल्ले बल्ले आप करने लगते हैं, तो जब विरोध में लिखता है और वो भी ऐसी मैगजीन लिख रही है जिसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है और उसके लिखे हुए को लोग नोटिस करते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा, पिछले दिनों ट्रंप ने जो बोला कि भारत अपने आंकड़े छुपा रहा है कोरोना को लेकर के, और वो सही आंकड़े आपके सामने नहीं दे रहा है, तो उसके बाद क्या स्थिति है हमारे देश की स्थिति। मतलब एक ट्रंप को ठीक है, चीन के लिए उसने भी साथ में बयान दिया, उसने रूस के लिए दिया, लेकिन रूस और चीन उसके प्रतिद्वंद्वी हैं, उसके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं, उसके अपोजिट हैं। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो 24 घंटे अपने आप को ट्रंप का विशेष दोस्त और ख़ास मेहमान बताते हैं, उनको अपने आमंत्रित करते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं, हाउडी मोदी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे सामने ये स्थिति बन रही है कि अमेरिका भी आपको क्लीन चिट देने के बजाय आपके उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है आपकी कार्यवाही पर, और टाइम्स मैगजीन जैसी भी आपके खिलाफ लिख रही है, और आप फिर भी अमेरिका के पीछे भागे जा रहे हैं कि नहीं अमेरिका मेरे दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है, और अमेरिका जो है आपको आगे आगे घूम रहा है, आप उसके पीछे पीछे अंकल अंकल करते हुए घूम रहे हैं। तो ट्रंप अंकल के पीछे घूमने के बजाय मोदी जी को, अमित शाह जी को, दोनों को जवाब देना चाहिए। आखिर कहाँ गुम हो जाते हैं, कहाँ गुम रहते हैं। सिर्फ चुनावी अगर रणनीति आपकी बनाने में आपका काम है तो प्रधानमंत्री किसी और को बनाइए। आपके पास एक फुल टाइमर राजनाथ सिंह है, जो निंदा मंत्री भी हैं, जो हर बात की निंदा करना जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो कम से कम देश को जवाब देने की स्थिति रखे। इस बात पे आप आरएसएस को भी सोचना पड़ेगा कि आरएसएस इस देश का वास्तव में उनकी केयर करना जानता है देश की, या इस देश को बर्बादी की राह पर लेके जाना चाहता है। आने वाला समय निश्चित रूप से कितने दिन में आप शाखाएं लगाएंगे, कितनी आप लोगों के बीच में आरएसएस को लेकर के गलत धारणाएं पैदा करवाएंगे, गलत बातें पैदा कराएंगे कि ये देश की सेवा के लिए बना है। आप ठीक है देश की सेवा के लिए हैं, लेकिन आप जिस प्रकार के मैसेज भेजते हैं, जिस प्रकार के वीडियो आरएसएस भेजती है, उनसे जुड़े हुए लोग भेजते हैं, तो उनसे जुड़े हुए लोगों की स्थिति जो अगर उस पर रोक नहीं लगाते हैं तो इसका सीधा सा बात आती है कि उसे कहीं ना कहीं आरएसएस के जो पीछे उनके रणनीतिकार हैं उनकी योजनाओं में उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको सोचना होगा, और यदि नहीं सोचा गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। और यदि इस प्रकार के गृह मंत्री हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं, कि जो बिहार के चुनाव में जिस प्रकार की विध्वंसक एक रणनीति बनाई गई है, जो पिछले 3 साल से 4 साल से उनके साथ थे नीतीश कुमार, आज उन्हीं को बर्बाद करने के लिए वो भस्मासुर बन करके उनके पीछे भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अपने साथी खड़े का नहीं हो सकता, वो देश का भी नहीं हो सकता। तो मैं इस साथ कहना चाहता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी, आप दोनों अपनी सोच बदल लीजिए, वरना इस देश को बर्बाद करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और बर्बाद करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और उसको
सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। यदि दोनों विषय पर आप नहीं दोनों यदि आप इस विषय पर आगे नहीं आए तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। और मैं जनता से, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों को ये समझना होगा कि जिस प्रकार की रणनीति, जिस प्रकार की नीति, जिस प्रकार की चुनावी बिसात दोनों बिछाने का काम कर रहे हैं, उससे भारत का सामाजिक जो सरोकार है एक दूसरे से, वो सब टूट छिन्न भिन्न हो रहा है। और उसके साथ साथ एक स्थिति ये बन रही है, जैसे भी पीछे वैसे लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि जो झारखंड में हुआ, झारखंड में भी लगभग इसी प्रकार की रणनीति बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इसको नकारा और उसी से संबंधित रणनीति इस बार बनाई गई है। उम्मीद है लोग उसको भी नकारेंगे। हरियाणा में भी नकारा है और झारखंड में भी नकारा है। उम्मीद है बिहार की जनता भी नकारेगी। तो इनको समझ में आना चाहिए कि आखिर समाज में तोड़फोड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने पहले हिंदू मुसलमान कराया, आज स्थिति ये हो गई है कि हिंदुओं के अंदर भी आप कहीं दलित ठाकुर करा रहे हैं, कहीं ठाकुर बनाम ब्राह्मण करा रहे हैं, आप कहीं स्वर्ण बनाम ओबीसी करा रहे हैं। तो आप कहाँ तक इस समाज को तोड़ोगे, कितना तोड़ेंगे, कब तक तोड़ेंगे? कृपया अमित शाह जी आप बाज आएँ, अपनी सोच से बाज आएँ, अपनी सोच को एक अच्छा करें। और आप बीमार हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं, शारीरिक रूप से आज की तारीख से स्वस्थ होंगे, लेकिन जिस प्रकार से आप हॉस्पिटल में पिछले दिनों रहे, तो निश्चित रूप से, और जिस प्रकार की बातें आ रही हैं और जिस प्रकार से सूचनाएं मिल रही हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कम से कम एक उस उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर कि आपको लगना चाहिए कि अब मुझे देश को कुछ दे करके जाना है, आखिर हम सबको जाना ही जाना है। तो अब जब स्थिति उस उम्र के उस पड़ाव में है कि जिस पड़ाव में आदमी जाने की सोचने लगता है कि हाँ ठीक है, पता नहीं कितने दिन और रहूँगा मैं, तो आप लंबी उम्र हो, आपकी दीर्घायु हो, सब कुछ हो, लेकिन देश के लिए सोचिए। और देश पहले है, आप बाद में हैं। आपका बेटा अजय साहब बाद में है, नरेंद्र मोदी बाद में है, हम सबकी व्यक्तिगत सोच बाद में है, हम सबकी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएँ हैं वो बाद में है, देश पहले है। तो आप लोगों को भी सोचना होगा कि अमित शाह की वास्तविक सोच क्या है और उससे भारत को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात का समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी बात सही लगती हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे जनता अधिक से अधिक इस बात पर मनन करे कि हाँ ये बात मेरी सही है या गलत है। धन्यवाद।